हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। अब इसमें देखिए, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु, ठीक है, वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाता है। यानी ठोस से क्या बनता है, द्रव बनता है। तो जब ठोस से द्रव बन रहा है यानी गल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, क्वथनांक क्या होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस तापमान पर, ठीक है, द्रव उबलना शुरू हो जाता है यानी बॉइलिंग करने लगता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। तो गलनांक क्वथनांक आपको समझ में आ गया। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन घुमा दिया है, तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है। और इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, ठोस से तरल था। ठीक है। तो तरल से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर तरल से ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं। और ठोस से तरल में होता है तो गलनांक बोलते हैं। ठीक है। जिस तापमान पर, ठीक है, द्रव ऐसे भी कह सकते हैं, द्रव उबलने लगता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। ऐसे भी कह सकते हैं, द्रव गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। ऊर्ध्वपातन बिंदु, देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब ठोस द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदलता है। ठीक है। जब कोई ठोस तरल में बदल के ना सीधे गैस में बदलता है तो उससे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी। ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा है कि 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तभी बताएं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल क्या होता है, उबलने लगता है। और 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी अब जल उबलेगा तो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी पूछा है, पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, यही आपको बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए कितना हो जाएगा पानी का क्वथनांक। पानी का क्वथनांक कितना होगा। ठीक है। अब पानी का देखिए, अब इसमें क्वथनांक होता कितना, वैसे देखिए जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। बॉइलिंग 100 से थोड़ा सा कम ही होता है, लेकिन अब न्यूमेरिकल के लिए 100 मान लेते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसमें पूछा किस में है, ऑप्शन सब फारेनहाइट में। तो इसी को किस में चेंज करना, फारेनहाइट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे चेंज किया जाता है। एक फार्मूला होता है, आपको उसको फार्मूले से बता देते हैं। देखिए क्या होता है, C/5 F-32/9, इसी से चेंज करना है। अब देखिए सेंटीग्रेड बॉइलिंग कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके जगह 100 रखेंगे, सी के जगह पे 100। इसको काटेंगे 5 से, कितने बार कटेगा, 20 बार। अब गुणा करेंगे, 20 का 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। और ये -32 से इधर आएगा प्लस के 32 हो जाएगा, एक यहीं फारेनहाइट में आ जाएगा। तो 180 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा के कारण होता है। तो ऐसा किसके कारण से होता है, यही बताना है। तो देखिए, जब हेमीकरण यानी फ्रीजिंग होता है, ठीक है, जब फ्रीजिंग होता है यानी ठंडा होता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। पाइप में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, यानी फैलाव होता है, जिसके कारण से देखिए एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन के कारण से ही क्या होता है, फट जाता है। भाई देखिए, पाइप में जब बर्फ़ पड़ेगा, ठंडा होगा तो फैलेगा, फैलने के कारण क्या होता है, पाइप फट जाता है, उसी को इंग्लिश में एक्सपेंशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथन विधि यानी बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पर क्या होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है केल्विन पैमाने पर, अभी आपको फारेनहाइट में चेंज करके दिखाए हैं। तो देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और केल्विन में चेंज करना तो 273 जोड़ दीजिए। 273 में जब 100 जोड़ेंगे तो 373 हो जाएगा। 373 केल्विन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वहाँ पर सेंटीग्रेड को केल्विन में या सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है पूरा डिटेल का एक क्वेश्चन करवाए हैं, प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? एक क्वेश्चन हमको पहले बता दिए हैं, द्रव उबलना शुरू कर देता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना शुरू होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हिमांक पूछा होता तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ये वाला सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जल का वाष्पीकरण होता है। जल का वाष्पीकरण होता है तो जल का वाष्पीकरण क्या होता है? समस्त तापमानों पर। ठीक है, समस्त तापमानों पर क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। यानी जल किस में बदलता है? गैस में बदलता है। जल किस में बदलता है? जल से गैस में बदलने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। तो ये सभी तापमानों पर होता है। ठीक है, कुछ भी तापमान होता है जल गैस में बदलता है। टेम्परेचर जैसे जल में पड़ता है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सतही परिघटना है। ठीक है, आपको बताना है कि एक सतही परिघटना, सतह पे जो घटना होती है। तो देखिए जैसे आपका नदी है तो इस पर पूरा पानी भरा है। ठीक है, अभी पानी क्या होगा? जब इस पर तापमान पड़ेगा तो किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। द्रव किस में बदल जाता है? गैस में। तो यहाँ देखिए ये सतह पे होने वाली घटना है तो इसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण है। एक सतही परिघटना क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी के कारण ठंडा होता है। तो आप लोगों ने गांव में देखा होगा, ठीक है, कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी ठंडा होता है। किसके कारण से? वाष्पन के कारण से। किसके कारण से? वाष्पन क्या है? वाष्पीकरण भी कह सकते हो या वाष्पन कह सकते हो। ठीक है, इसी के कारण से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? जिसको गांव में फ्रिज बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम रेफ्रिजरेटर ही होता है। तो रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पे काम करता है? वाष्पीकरण पे ही काम करता है। किस पे काम करता है? वाष्पीकरण पे ही काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किस में किया जाता है? अभी तो आप पढ़े हैं किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसी कारण से हमें राहत अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? तो अभी आपको सतही घटना बताएं जो वाष्पीकरण होता है वो क्या होता है? सतही घटना होता है। देखिए इसमें आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा, इसके पहले एनटीपीसी में भी पूछा था। अगला क्वेश्चन है, तो किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? चलिए कमेंट करके बताइए किसकी गति सबसे धीमी होगी। तो जो वाष्पीकरण होता है, ठीक है, वाष्पीकरण होता है, इसी की गति सबसे क्या होती है? धीमी होती है। धीरे धीरे वाष्प बनता है। ठीक है, क्वथनांक तो अब पढ़ ही चुके हैं, हिमांक पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघनन के बारे में भी अभी आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापमान के नियम पर आधारित नहीं है? जूल के तापमान के नियम पर आधारित नहीं है, यही आपको बताना है। यहाँ से देखिए आपका थर्मोडायनामिक्स शुरू हो जाएगा, यानी ऊष्मागतिकी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए केतली जो होता है ये जूल के तापमान पर काम करता है। इलेक्ट्रिक आयरन भी होता है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज भी होता है, लेकिन वैद्युत प्लग और स्विच ये जूल के तापमान पर काम नहीं करता है। यानी जहाँ से तापमान जनरेट होता है, तो देखिए
केतली से होता है, ठीक है, आयरन से भी होता है, फ्यूज में भी होता है, बस विद्युत प्लग और स्विच में तापमान नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती, गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती, तो क्या होगा थर्मल ऊर्जा का मापन। गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती, बल्कि अणुओं की गति से भी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से भी स्थानांतरित होती है, पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण भी होता है। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए थर्मोडायनेमिक्स होता है, ये आप जो डिप्लोमा के होंगे या बीटेक के होंगे उनको ज़्यादा समझ में आता है थर्मोडायनेमिक्स। अगला है स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। तो ये देखिए एग्जैक्ट साइंस में नहीं आता, थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, 10 से ज़्यादा। अगर 11-12 में कोई पढ़ा होगा तो थर्मोडायनेमिक्स वो पढ़ा होगा। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो। तो कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम पूछा है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या होता है कि जब दो प्रणालियों तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हो तो एक दूसरे के साथ वो ऊष्मा संतुलन में होते हैं। देखिए जैसे एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, तब इसके साथ, ठीक है, इसके साथ ये ऊष्मा संतुलन में है, तो ये भी इसके साथ ऊष्मा संतुलन में है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, ऊष्मा संतुलन में होंगे। ध्यान रखना, ये इसके साथ ऊष्मा संतुलन में है, ये इसके साथ ऊष्मा संतुलन में है, तो ये दोनों भी आपस में ऊष्मा संतुलन में होंगे। यही क्या होता है, शून्यवां नियम होता है। तो यही कहा दो प्रणालियों तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हो, तो दो प्रणाली ये हो गया, ये तीसरी के साथ क्या हो, ऊष्मा संतुलन में हो, तो एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ऊष्मा संतुलन में होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, यही आपको बताना। जल की विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है, देखिए कह रहा है जल की विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले क्या होता है, पहले घटता है फिर क्या होता है, बढ़ता है। पहले क्या होता है, घटता है फिर बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है तापमान तो उसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब घनत्व ज़्यादा होता है तो उस समय आयतन क्या होता है, कम होता है, यानी घटता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है, घनत्व कम होता है, तो फिर आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या होती है, ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती है हमेशा अधिकतम होती है। क्योंकि देखिए ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती है हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि सभी स्रोत की ऊष्मा जो होती है वायुमंडल में जाती है, जिससे उसकी ऊष्मा प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो क्या होगा, हमेशा अधिकतम ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिसका तापमान लिया जाना है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है, तो उसको क्या बोलते हैं। अभी हमको इसके पहले ऊष्मा ट्रांसफ़र के बताए थे, तो जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसको विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। इसका बताए थे कि सूर्य की जो ऊष्मा हमें मिलती है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग विकिरण बोलते हैं। तो इसमें भी कह रहा है बिना उसे स्पर्श किए, यानी बिना उस किसी माध्यम के उसके तापमान को जो ज्ञात करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विकिरण या आवर्त पायरोमीटर इसे बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं, जो फ्री कॉस्ट होता है भाई लाइक तो कर दीजिए। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुँचते हैं, तो कब होता है यही आपको बताना है, ठीक है। तो जब वो समान ताप तक, ठीक है, जब दो पिंड समान ताप तक पहुँचते हैं तो ऊष्मा संतुलन प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में
वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थाई रहता है, वह प्रक्रिया कह रहा आयतन जो है अस्थाई रहता है। ठीक है, आयतन कह रहा है कि अस्थाई रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सममिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समायतनिक या सममिति बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ सममिति दिया है, सममिति मतलब समायतनिक होता है। आइसोकोरिक इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक यानी समायतनिक बोलते हैं, जब आयतन स्थिर रहता है। ठीक है, और जब दाब स्थिर रहता है, ठीक है, जब यानी प्रेशर दाब स्थिर रहता है तो उसको समदाबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे समदाबी बोलते हैं। ठीक है, तो ये समायतनिक होगा, कौन सा होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब व आयतन का गुणनफल यानी पीवी तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना। तो इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। तो ये सब किसके बराबर होता है, एंथैल्पी यू प्लस पीवी के बराबर होता है। क्या होता है, यू प्लस पीवी के बराबर एच होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, उसको थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है। तो ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है, प्रथम नियम को। प्रथम नियम को हो ऊर्जा संरक्षण का नियम जाना जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम तो आप पढ़े होते हैं, पढ़े ही होंगे। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसके एक रूप की ऊर्जा को दूसरे रूप की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यही आपका क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। इसी को थर्मोडायनामिक्स में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो उसको देखिए कह रहा है तापमान को नियंत्रित करने के लिए, उसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, हाई वोल्टेज को उच्च करना, उच्च को हाई करना। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में सिर्फ चेंज करता है। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल्टा टी हो, सीपी सीबी दिया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आपको बिना याद किए काम नहीं चलेगा। तो इसका कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी हो जाएगा। क्या होगा, सीपी डेल्टा टी होगा। अब देखिए एंथैल्पी अभी आपको बताए हैं। ठीक है, एंथैल्पी अब इसमें कही दिया है। ठीक है, कि एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो गया, ताप परिवर्तन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी आएगा ही। अब सीपी है तो सीपी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी देना चाहिए। अच्छा, एंथैल्पी में परिवर्तन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो सीपी ही आएगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा संतुलन क्या है, आपको बताना है कि ऊष्मा संतुलन क्या है। तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन ही क्या कहलाता है, ऊष्मा संतुलन कहलाता है। और इस तरह ये लास्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मागति के कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। इसे पूछा है कि कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो जो इसका दूसरा नियम होता है, ठीक है, जो दूसरा नियम होता है ये एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ठीक है, कौन सा नियम होता है इसका, देखिए शून्यवां नियम तो जान ही चुके हैं कि ऊष्मा संतुलन नियम पर आधारित होता है जो तापमान को परिभाषित करता है। शून्यवां नियम किसको परिभाषित करता है, तापमान को। देखिए पूरा हम आपको बता दे रहे हैं, जो शून्यवां नियम है, ठीक है, उसको तापमान को परिभाषित करता है। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है तो ऊर्जा को परिभाषित करता है। ठीक है, द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ठीक है, द्वितीय नियम किसको परिभाषित करता है, एंट्रोपी को करता है। किसको करता है, एंट्रोपी को करता है। ठीक है।